17 is being an effective leader. मैनेजर की जॉब में एक बहुत ही इंटेग्रल पार्ट जो उसने परफॉर्म करना होता है, वो लोगों के साथ उसने डील करना होता है। और लोगों के साथ डील करते हुए डिफरेंट सेटिंग्स में उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को, टीम्स को और सम टाइम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना होता है। तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लीडर क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है। लीडर को अगर हम दो वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में, तो लीडर इज समवन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड होल्ड अ मैनेजेरियल अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन में हर उस बंदे को लीडर कहा जा सकता है जिसके पास ये दो बुनियादी पावर्स होती हैं, टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल्स और मैनेजेरियल अथॉरिटी भी उसके पास होनी चाहिए। तो ये दोनों का कम्बिनेशन जिस शख्स में आपको नज़र आएगा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हम उसको लीडर कहेंगे। तो लीडरशिप क्या हुई फिर इससे, कि जिस प्रोसेस में के थ्रू आप किसी भी ग्रुप का बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करेंगे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हम उसको लीडरशिप कहेंगे। तो हमारे इस सेशन में जो फोकस होगा वो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग के अंदर विद मैनेजेरियल अथॉरिटी। कोई बंदा जब किसी भी एम्प्लॉई का, ग्रुप का, इंडिविजुअल का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है तो हम उसको लीडर कहते हैं। देयर इज़ अ डिबेट इन द लिटरेचर के मैनेजर को क्या मैनेजर के तौर पर परफॉर्म करना चाहिए या लीडर का रोल भी अज्यूम करना चाहिए। तो अगर हम इसकी कुछ अर्ली लीडरशिप थ्योरीज की बात करें, तो सबसे पहले लीडरशिप को और नॉन लीडरशिप के जो ट्रेड्स हैं इनको अलग किया गया, कि जो लीडर होता है वो अपने ट्रेड्स की वजह से, अपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स की वजह से, पर्सनैलिटी के अंदर जो खूबियाँ होती हैं उनकी वजह से डिस्टिंग्विश करता है अपने आप को फ्रॉम द नॉन लीडर्स। तो अर्ली थ्योरीज जो थी लीडरशिप की, वो फोकस करती थी कि कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए किसी बंदे के अंदर जो उसको क्वालिफाई करवाती हैं कि उसको लीडर कहा जाए इन द ऑर्गेनाइजेशन। 1920 और 30 की दिहाई में ये वाला टाइम फ्रेम है जब मैनेजेरियल स्टाफ को आइसोलेट किया जाता था, अलग किया जाता था कि कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि लीडर की पोजीशन अज्यूम करेंगे और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि नॉन लीडर की पोजीशन को अज्यूम करेंगे। और फिर 1960 की दिहाई में द फोकस वाज शिफ्टेड ऑन द बिहेवियर ऑफ द लीडर, कि जो लीडर की खसूसियात इज समथिंग एल्स, लेकिन कैसे वो बिहेव करता है उससे डिटरमिन होगा कि वो लीडर है या नहीं है। ट्रेट्स का लफ्जी मतलब होता है खूबी। खूबी, कोई भी खूबी होना। तो जो खूबियाँ हैं, जो यूनिक खूबियाँ हैं, जो यूनिक ट्रेड्स हैं लीडर के साथ जो एसोसिएट किए जाते थे इन द अर्ली लीडरशिप थ्योरीज, वो ये 8 खूबियाँ थी जो कि डिफाइन करती थी कि कोई बंदा लीडर है या नहीं। फर्स्ट ट्रेट इज़ कि लीडरशिप हैव अ ड्राइव। उसके अंदर एक बर्निंग ड्राइव एंड सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि वो कुछ करना चाहता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे उसके अंदर ड्राइव होनी चाहिए और फॉर द टीम वो उस टीम को ड्राइव कर सके, उनका ड्राइवर के तौर पे वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। फिर डिज़ायर टू लीड, कुछ लोगों के अंदर डिज़ायर टू लीड नहीं होती, वो नहीं चाहते कि वो मैनेजमेंट के अंदर लीडरशिप के रोल के ऊपर आएँ। तो लीडरशिप की जो दूसरी ट्रेट है दैट इज़ डिज़ायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। लीडर चूँकि एक टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है तो उसके अंदर ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और इंटेग्रिटी भी होनी चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सेल्फ esteem, and self esteem is what is your overall judgment about yourself। आप अपने बारे में क्या समझते हैं, अपनी ज़ात के बारे में, दिस इज़ योर सेल्फ esteem। और सेल्फ esteem इज़ ट्रांसलेटेड इनटू द सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जब मैं अपने बारे में अच्छा समझूंगा, अपने बारे में अच्छा सोचूंगा और अपने आप को पसंद करूंगा, तो ये मेरे बिहेवियर के अंदर भी चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। और बिहेवियर इज़ द आउटकम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ बिहेवियरल ट्रेड जो कि किसी भी लीडर के अंदर होना चाहिए। इंटेलिजेंस, ज़हीन भी होना चाहिए उसको।
जॉब रेलेवेंट नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात कर रहे हैं। तो लीडर वो बंदा होगा जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम को लीड कर रहा होगा, तो उस टीम के करने वाला जो काम है उसका जो रेलेवेंट जॉब नॉलेज है वो भी इंटेग्रल पार्ट होता है। और नॉर्मली एक्सट्रोवर्ट होता है लीडर, क्योंकि उसने टीम को लीड करना होता है। तो कोई खामोश, शाय, अपनी ज़ात में गुम रहने वाला बंदा कुड नॉट बी अ गुड लीडर। तो एक्सट्रोवर्जन भी ज़रूरी है, ज़्यादा सोशल होना भी ज़रूरी है, ज़्यादा टॉकेटिव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द रोल। लीडर का जो रोल है उसके लिए उसका एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है। और फिर एक और जो ट्रेट एसोसिएट किया जाता है कि एक प्रॉननेस टू द गिल्ट होती है हर बंदे के अंदर। व्हेन यू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तो फिर उसके जो डार्क साइड आती है वो ये आती है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से पूरी नहीं की जा सकती, तो एक गिल्ट का एलिमेंट भी होता है कि लीडर के अंदर हमेशा इस बात का गिल्ट भी होता है कि वो कुढ़ता रहता है कि जो एक डिफरेंस है, एक गैप है बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड डिजायर्ड स्टेट, उसमें गैप की वजह से उसके अंदर एक गिल्ट का एलिमेंट भी होता है, जो कि लीडर के लिए ज़रूरी होता है कि उसको मौजूदा हालात के अंदर कुछ कमी नज़र आनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि दुनिया में जो नॉलेज बना है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो एक डायलेक्टिकल प्रोसेस से बनी है। डायलेक्टिकल प्रोसेस प्रपोज्ड बाय अ जर्मन फिलोसोफर हेगल। उसने कहा था कि दुनिया में जो भी हकीकत बनती है, जो डेवलपमेंट होती है, वो थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस से बनती है। हमेशा कोई बंदा एक आर्ग्यूमेंट लेके खड़ा होता है और उस आर्ग्यूमेंट में, उस हकीकत के अंदर कुछ इनबिल्ट फ्लॉ होते हैं। उन इनबिल्ट फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करके एक बंदा उसका एक एंटी थीसिस बना देता है। चूंकि ये थीसिस और एंटी थीसिस की बुनियाद एक है, तो इनमें कुछ कॉमन ग्राउंड्स होंगे। तो एक तीसरा बंदा दोनों कॉमन ग्राउंड्स को इकट्ठा करेगा और सिंथेसिस क्रिएट कर देगा। अब सिंथेसिस भी चूंकि उसी प्रोसेस से होकर बना है, उसके अंदर भी कुछ इनबिल्ट फ्लॉज होंगे। तो ये जो एक डिस्पैरिटी रहती है, एक जो तकसीम रहती है कि कोई ऐसा काम जिसको आइडियलिस्टिक तरीके से किया जा सकता था और नहीं किया गया, तो जो लीडर होता है उसके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाता है कि हम इससे बेहतर कर सकते थे। और लीडर ने चूंकि जो मौजूद निज़ाम होता है, जो मौजूद सिस्टम होता है, उसके अंदर कोई खामी होती है, जो कोताही होती है, उसको एक्सप्लॉयट करना होता है, उसको बेहतर करना होता है, तभी तो वो लीडर बनता है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हर लीडर के अंदर एक ट्रेट होता है जिसमें उसको एक कहा जाता है कि उसमें प्रोननेस टू द गिल्ट है। लीडरशिप की जो बिहेवियरल थ्योरीज हैं वो ये डिफाइन करती हैं कि लीडरशिप थ्योरीज दैट आइडेंटिफाई बिहेवियर दैट डिफरेंशिएट इफेक्टिव लीडर फ्रॉम द इनइफेक्टिव लीडर। पहले कि लीडरशिप को और नॉन लीडरशिप को जो डिस्टिंग्विश करेगा एलिमेंट, वो उसके ट्रेड्स होंगे। तो जो लीडरशिप की थ्योरीज हैं जो बिहेवियर को फोकस करती हैं, वो ये कहती हैं कि जो बिहेवियर होता है, जो आउटकम होता है। अब लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी सारी वो बैकग्राउंड में रखें कि ट्रेट इज अ एटीट्यूड, एक बंदे के अंदर एक खूबी है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होती इनटू द एटीट्यूड, इनटू द बिहेवियर। एटीट्यूड तो है, उसकी रिफ्लेक्टिव जो जजमेंट है, जो इवेल्युएटिव स्टेटमेंट तो है, लेकिन जब तक वो ट्रांसलेट नहीं होगी इनटू द बिहेवियर, तो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है, कौन सा ऐसा आउटकम है, कौन सा ऐसा कंडक्ट है जो कि बिहेवियर को ऑफ द लीडर एंड द नॉन लीडर डिफरेंशिएट करेगा। इसको हम डिफरेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके ऊपर देखते हैं। आयोवा यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने बिहेवियर ऑफ द लीडर को इन्वेस्टिगेट किया है। उनके ख्याल में इन थ्योरीज के हिसाब से जो बिहेवियर को डिफाइन करती हैं लीडरशिप के, तीन तरह के लीडर के डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं या बिहेवियर्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। अब ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या है? ऑटो, ऑटो इज सिंगल, a leader who dictate work methods, make unilateral decisions and limits employee participation। ऑटोक्रेटिक है, इंडिविजुअली करता है। यूनिलैटरल इज बायलैटरल होता है दो लोगों के दरमियान, एंड यूनिलैटरल इज एक तरफ से। अगर आप इसको कहता है यूनिलैटरल डिसीजन किया है, अगर दो बंदे मिलके काम करें और एक बंदा उसमें से डिसाइड कर देगा तो इसको कहा जाएगा दिस इज यूनिलैटरल डिसीजन। यूनिलैटरल, यूनि इज वन, एक तरफ से फैसला कर दिया गया। तो वो लीडर जो कि
इंडिविजुअली फैसले करता है, वर्क मेथड्स को डिक्टेट करता है और एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन को इन द वर्क इन्वायरमेंट मिनिमम रखता है, उसको कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। फिर इसके जो उलट 180 डिग्री पे होता है दैट इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेटिक, कि वो लीडर जो इन्वॉल्व करता है एम्प्लॉयज़ इनको द डिसीजन मेकिंग, डेलीगेट करता है, अथॉरिटी डेलीगेट करना, लोगों को देना। तो अथॉरिटी अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको डेलीगेट कर देता है, उनका जो फीडबैक होता है उसको यूज़ करता है फॉर कोचिंग द एम्प्लॉयज़, उसको कहा जाता है दिस इज डेमोक्रेटिक स्टाइल। तो लीडरशिप में जब आप टीम को लीड कर रहे होंगे ईदर यू कुड बी ऑटोक्रेटिक और अ डेमोक्रेटिक। फिर लेजर फेयर स्टाइल एक होता है, दिस इज अ फ्रेंच टर्म जो कि यूज़ की जाती है कि जब भी किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए उसको कहते हैं लेजर फेयर स्टाइल। तो जब भी लीडर ये करे कि अपनी इंटरवेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दे इन द ग्रुप, इन द टीम, अ लीडर हु लेट्स द ग्रुप मेक डिसीजंस एंड कंप्लीट द टास्क वर्क इन वट एवर वे इट सीज फिट। जब लीडर ये डिसाइड करे कि मुझे ये आउटकम चाहिए, आप ये आउटकम कैसे लेके आते हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो दिस इज़ अ लीडरशिप स्टाइल जिसको लेजर फेयर कहा जाता है। बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके अंदर जो अगली स्टडीज़ हुई थी वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी किसी भी लीडरशिप के बिहेवियर की बात की जाती है तो लीडरशिप का एक बिहेवियर होता है जिसको कहा जाता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब भी लीडर डिफाइन करता है अपना रोल और टीम का रोल और ग्रुप का रोल के गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल का रोल क्या है, टीम मेंबर्स का रोल क्या है, और इन गोल्स को हासिल करने के लिए इस रोल की जो डेफिनेशन है उसको वो इंस्टॉल कर देता है और उस टीम के अंदर इसको डिफाइन कर देता है फॉर गोल अचीवमेंट। तो इसको कहा जाता है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर इज इनिशिएट करना, शुरू करना, स्टार्ट करना। तो जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने वाला लीडर होगा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से वो उसको हम कहेंगे कि ये टीम के रोल्स के ऊपर फोकस करता है कि इंडिविजुअल का रोल क्या होगा, टीम मेंबर्स का रोल क्या होगा और लीडर का क्या रोल होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। दूसरा कंसिडरेशन, कंसिडर करना होता है मद्देनजर रखना, सोचना, समझना, टेकन इनटू अकाउंट करना। तो अ लीडरशिप बिहेवियर, the extent to which a leader has work relationship characterized by mutual trust, respect एंड ग्रुप मेंबर्स का जो आइडियाज़ एंड फीलिंग्स हैं उनको कंसिडर किया जाता है वाइल अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो कंसिडर करता है अपनी टीम के अंदर मौजूद डिफरेंसेस को। और फिर जो तीसरी टाइप है ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के हिसाब से दैट इज हाई हाई लीडर। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर और कंसिडरेशन आपको 180 पे नजर आती है कि व्हेन यू डिफाइन द रोल्स ऑफ द टीम एंड द लीडर, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके बाद दूसरा कि आप कंसिडर करते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो म्यूचुअल ट्रस्ट और रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर हाई स्कोर करोगे ऑन द कंसिडरेशन, बिहेवियर एंड इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, तो इस केस में आपको हाई हाई लीडर कहा जाएगा। आप दोनों पैरामीटर्स के ऊपर हाई स्कोर कर रहे हैं। तो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ हैं, दी स्टेट्स के जो मैनेजमेंट में लीडरशिप का स्टाइल होता है वो एक ग्रिड की तरह काम करता है। ग्रिड में जैसे आप बॉक्सेस बनाते हैं तो दे डिफाइन अ लीडरशिप स्टाइल इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रिड जिसमें दो कंसर्न्स होते हैं बुनियादी तौर पे किसी भी लीडर के। वन कंसर्न इज कंसर्न फॉर पीपल, कंसर्न फॉर द टीम, कंसर्न फ्रॉम द फॉर द ग्रुप और इंडिविजुअल, और दूसरा कंसर्न होता है कि आपने प्रोडक्शन कैसे हासिल करनी है, अपना गोल कैसे अचीव करना है। तो मैनेजेरियल ग्रिड में दो डायमेंशन होती हैं जिसमें ट्रेड ऑफ करना होता है किसी भी लीडर ने कि उसने ग्रुप के अंदर जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए कितनी कंसिडरेशन देनी है और जो प्रोडक्शन है उसके लिए कितनी कंसिडरेशन देनी है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की जो स्टडीज़ हैं उसमें दो बुनियादी पैरामीटर्स के ऊपर मैनेजेरियल ग्रेड बनाया जाता है और उन डायमेंशंस के ऊपर कंसीडर किया जाता है। देन देयर इज अ कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। फेडरर ने कॉन्टीजेंसी थ्योरी ऑफ एक लीडरशिप बनाई थी। कॉन्टीजेंसी को मैंने कैसे डिफाइन किया था कि कॉन्टीजेंसी इज सिचुएशन, हंगामी सूरत हाल, कि जो आपके सामने सिचुएशन
आएगी उसके हिसाब से रिएक्ट करना इज कॉन्टीजेंसी. तो contingency theory of leadership is a leadership theory proposing that effective group performance depends on the proper match between leadership style and degree to which the situation allow the leadership to control and influence. कि सिचुएशन वो डिटरमिन कि आपका जो लीडरशिप का स्टाइल है वो कितना इफेक्टिव है, कितनी आपके पास कैपेसिटी टू कंट्रोल है एंड टू इन्फ्लुएंस है. तो जो हालात होंगे उससे डिटरमिन होगा कि लीडरशिप के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल किया जाता है. ये फेडलर की कॉन्टीजेंसी मॉडलशिप की थ्योरी थी, लीडरशिप की थ्योरी थी. देन देयर इज अ लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर क्वेश्चन हियर. A question is that measure whether a leader is task or relationship oriented. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी लीडरशिप परफॉर्म की जाती है तो मकसद क्या होता है. यू हैव टू अचीव अ टास्क, कोई काम आपने करना होता है. और दूसरा, चूंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों का आपस का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो वहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा होता है. तो इस क्वेश्चन से इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडर डिटरमिन ऐसे की जाती है कि जो की सिचुएशनल फैक्टर्स हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए और पावर और पोजीशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो हैं कि लीडरशिप का और मेंबर का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है. द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एम्प्लॉयज है फॉर देयर लीडर. दिस वुड डिटरमिन के लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर का जो क्वेश्चन है वो कैसे लीडरशिप के किसी भी स्टाइल के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा हो. दूसरा, टास्क स्ट्रक्चर क्या है. द डिग्री टू विच जॉब असाइनमेंट आर फॉर्मलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. काम को करने के लिए जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो मौजूद है या नहीं है, इससे भी डिटरमिन होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप है वो इफेक्टिव है या नहीं है. पोजीशन पावर, द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस अ लीडर हैज़ ओवर एक्टिविटीज सच एज हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन एंड सैलरी इंक्रीज. बाज टूथलेस किस्म के लीडर्स होते हैं कि जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान का आइनी सरबराह है, पाकिस्तान का आइन का कस्टोडियन इज प्रेसिडेंट. उसके पास कोई पावर नहीं है. पाकिस्तान में जो पावर है दैट इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव. जो हेड है पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर है. तो लीडरशिप में बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशन तो लीडर का दे दिया गया लेकिन मैनेजेरियल अथॉरिटी कोई नहीं है. तो ये भी एक सिचुएशनल फैक्टर है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की और उस ग्रुप की और उस लीडर की जो परफॉर्मेंस है या इफेक्टिवनेस है वो इम्पैक्ट होगी. SLT is another theory of leadership, that is a leadership theory that focuses on followers readiness. ये मैनेजमेंट में भी होता है कि जो अथॉरिटी होती है वो सबॉर्डिनेट्स की विलिंगनेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है. कि अगर एक मैनेजर कहता है कि ये काम करो और उसके सबॉर्डिनेट्स नहीं करते तो उस अथॉरिटी का कोई इस्तेमाल नहीं है. सेम इज़ कि जो रेडीनेस ऑफ द फॉलोअर्स है कि जो उस टीम में उस लीडर को फॉलो कर रहे हैं कि वो द एक्सटेंट टू विच पीपल हैव द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क. वो रेडी भी हैं कि नहीं, वो उनकी बात को मानना भी चाहते हैं कि नहीं. तो दिस इज SLT थ्योरी ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी. ये दो लोगों ने प्रपोज की थी और इसमें जो अगेन द डायमेंशंस आर के दो चीज़ें होती हैं. वन इज़ द टास्क, अनदर इज रिलेशनशिप. जैसे पीछे थ्योरी में हमने देखा था कि वन एलिमेंट इज कंसर्न फॉर पीपल एंड अदर इज कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. तो यहाँ पे भी अल्फाज की तब्दीली से द डायमेंशंस दैट डिटरमिन के इफेक्टिवनेस ऑफ द लीडरशिप है या नहीं वो है कि टास्क, काम क्या था, और उसमें जो रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है वो कितना है. पहली डायमेंशन है कि लीडर आपको बताता है टेलिंग कि आप ये काम करो. इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, काम कराने के लिए टास्क इज हाई वाइल द रिलेशनशिप इज लो. आप लोगों को सिर्फ ये कह रहे हो काम करके लाओ. व्हेन, जबकि दूसरी टाइप पे व्हेन यू स्टार्ट टू सेल, तो सेलिंग में आप क्या करते हो कि लोगों को कहते हो और बताते हो कि काम कैसे करना है. सेलिंग में द टास्क इज हाई और रिलेशनशिप भी हाई क्योंकि आप उनको सेलिंग में बता भी रहे हो कि काम कैसे करना है. द थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग. जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो, खुद भी काम करते हो, तो पार्टिसिपेशन में टास्क इज हाई और द टास्क इज लो क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व हो गए. टास्क की अहमियत सानवी होगी. प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज ऑफ द रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप इज हाई. एंड द फोर्थ इज
डेलीगेटिंग, जब आप डेलीगेट कर देते हो, नीचे लोगों को मूव कर देते हो, तो डेलीगेटिंग में टास्क इज लो वाइल द रिलेशनशिप इज हाई। क्योंकि जब डेलीगेट कर दिया तो अब आपने उनको ये नहीं कहा, आपने अपनी पावर ही उन तक डेलीगेट करती, उन तक मुंतकिल कर दी। तो इसमें जो रिलेशनशिप है दैट इज हाई वाइल द टास्क एलिमेंट इज लो। पाथ गोल मॉडल, another leadership theory that says the leader's job is to assist the followers in attaining their goals and to provide direction or support needed to ensure their goals are compatible and the goals with the organization। कि लीडर का रोल होता है कि अपने फॉलोअर्स को सिर्फ रास्ता बताए और कंपैटिबिलिटी चेक कर ले कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और इंडिविजुअल के गोल अलाइन हैं। तो फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, एक मेंटर का रोल प्ले करता है जब भी पाथ गोल मॉडल की बात की जाती है ऑफ द लीडरशिप। देन फोर लीडरशिप बिहेवियर्स, ये रॉबर्ट हाउस थे जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी कि पाथ गोल मॉडल के अंदर जब भी आप लीडरशिप के बिहेवियर की बात करेंगे तो लीडर को चार तरह से बिहेव करना होगा। फर्स्ट इज डायरेक्टिव लीडर, के लोगों को डायरेक्ट करना टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक गोल और अ टास्क। देन देयर इज सपोर्टिव लीडर, कि उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। पार्टिसिपेटिव लीडर, कि खुद भी पार्टिसिपेट करे इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, कि जब टास्क की अहमियत ज़्यादा हो और रिलेशनशिप की अहमियत कम हो तो आप उनको अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर के तौर पे लीड करते हैं। दिस इज अ डायग्राम जिसमें पाथ गोल मॉडल को डिफाइन किया गया है कि चार तरह से लीडर को बिहेव करना होता है: डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड। और इसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो जो टास्क का स्ट्रक्चर है, जो काम करना है वो कैसा है, फॉर्मल अथॉरिटी का सिस्टम कैसा है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लीडर्स होते हैं टूथलेस लीडर्स हैं, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं है लेकिन वो आइनी सदर है पाकिस्तान का। फिर जो वर्क ग्रुप है वो कैसा है, और उसके बाद जो कॉन्टीजेंसी फैक्टर्स हैं जो कि सबॉर्डिनेट की तरफ से आ रहे होते हैं, वो हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल कैसा है। एंड लोकस ऑफ कंट्रोल इज, व्हाट इज लोकस ऑफ कंट्रोल? द टेंडेंसी के जो आउटकम निकली है वो मेरे एफर्ट की वजह से है, कामयाबी है या नाकामी है, मेरी किस्मत के ऊपर, मेरी फेट के ऊपर मेरा कितना रोल है। जितना आप ये समझेंगे ज़्यादा है कि मैं अपने फैसलों का खुद जिम्मेदार हूँ, तो लोकस ऑफ कंट्रोल ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ये समझें कि इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है तो लोकस ऑफ कंट्रोल लो है। एक्सपीरियंस कैसा है और परसीव एबिलिटी कैसी है ऑफ द टीम, ऑफ द ग्रुप, और इनकी आउटकम क्या निकलेंगी परफॉर्मेंस की शक्ल में और सेटिस्फैक्शन की शक्ल में। परफॉर्मेंस इज आउटकम, क्या आपको चाहिए था, और सेटिस्फैक्शन इज कि एम्प्लॉयज़ का जो जर्नल बिहेवियर है आफ्टर दिस टास्क, आफ्टर द गोल पाथ मॉडल, वो क्या है। देयर आर कॉन्टेम्प्रेरी व्यू ऑफ लीडरशिप जिसमें कहा जाता है कि लीडर और मेंबर का जो रिलेशनशिप है ये एक एक्सचेंज की बुनियाद के ऊपर है। द लीडरशिप थ्योरी दैट सेज leader creates in groups and out groups and those in groups will have higher performance ratings, less turnover and greater job satisfaction। the relationship between a leader and the team is of exchange। अब ये exchange को कैसे डिफाइन किया जाएगा? कितनी दफ़ा ये कहना पड़ेगा कि मोबाइल ना इस्तेमाल करें? सेशन ख़त्म हो गया है और अभी तक ये बुनियादी बात समझ नहीं आई कि क्लास के अंदर कैसे बैठे। The relationship between a leader and the team member is based on a exchange। और exchange को कैसे डिफाइन किया गया? exchange should be transformational and transactional। transaction क्या होती है? an economic exchange of value between two parties, this is transaction। आपने ये बोतल लेनी थी, पैसे दिए बोतल ले ली, दिस इज ट्रांजैक्शन। तो जो रिलेशनशिप होता है ये एक्सचेंज के ऊपर चलता है। वन टाइप इज ट्रांजैक्शनल, अ लीडर हु लीड प्राइमरली बाय यूजिंग द ट्रांजैक्शन एज ए मोड, कि आप इस टीम का हिस्सा है, आप इस
ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं तो आपको काम करना होगा क्योंकि आपको सैलरी मिलती है। दिस इज ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अ टीम एंड इट्स लीडर। एंड द अदर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्म करना होता है तब्दील करना, चेंज करना। The leader who stimulate and inspire and transform followers to achieve the extraordinary outcomes। जब भी कोई लीडर अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करता है, इंस्पायर करता है और स्टिमुलेट करता है कि किस तरह से वो बिहेव करें, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये दो तरह का एक्सचेंज रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर जब आप लीडर को डिफाइन करेंगे, लीडरशिप के बिहेवियर को डिफाइन करेंगे, तो लीडर टीम को कैसे देखेगा, ईदर थ्रू अ ट्रांजैक्शनल व्यू पॉइंट और अ ट्रांसफॉर्मेशनल व्यू पॉइंट। देन देयर इज अ क्रिस्मेटिक एंड विजनरी लीडरशिप। क्रिज्मा क्या होता है? व्हाट इज क्रिज्मा? क्रिज्मा इज जो हम आम जबान में पर्सनैलिटी के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, उसका बहुत अच्छा ओरा है, तो दिस इज करिश्मा। उसका जो इम्प्रेशन है, उसको देखने के बाद, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको देखने के बाद जो इम्प्रेशन बढ़ता है, उसको कहा जाता है कि जो करिश्मेटिक को शायद उर्दू में जादुई शख्सियत कहा जाता है। तो उसकी शख्सियत के अंदर जो अट्रैक्टिवनेस है, an enthusiastic, self-confident leader whose personality and action influence people to behave in a certain way. Self-confidence comes from self-esteem. Remember, takeaway of this class should be self-esteem and self-confidence. तो अगर लीडर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, पर्सनैलिटी की वजह से इन्फ्लुएंस करता है अपने टीम मेंबर्स को टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, हम उसको कहेंगे कि दिस इज अ क्रिस्मेटिक लीडरशिप। एंड द अदर इज विजनरी। विजनरी इज फ्रॉम विजन, लॉन्ग टर्म देखने की सलाहियत। द एबिलिटी टू क्रिएट एंड आर्टिकुलेट ए रियलिस्टिक, क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव विजन फॉर फ्यूचर एंड इम्प्रूव अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो अगर लीडर लॉन्ग टर्म देखता है, विजुलाइज करता है, एंटिसिपेट कर लेता है फ्यूचर पोजीशंस को, फ्यूचर की सिचुएशंस को, इम्प्रूविंग अपॉन द प्रेजेंट सिचुएशन के मौजूदा हालात की बुनियाद के ऊपर अगर लीडर इन्विजन करता है फ्यूचर को, तो हम उसको विजनरी लीडरशिप कहेंगे। लीडरशिप के कुछ रोल्स होते हैं। जब भी टीम के अंदर लीडरशिप की जाती है तो उसमें कुछ रोल्स को परफॉर्म करना होगा। फर्स्ट इज उसने कोच करना होगा अपनी टीम को साथ लेके चलना होगा। लीडर जब बनाया जाएगा तो लीडर को इस वजह से बनाया जाता है कि देयर इज अ नीड टू लीड एंड कोच अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजर, जब भी ग्रुप इकट्ठा होगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ट्रबल शूटर, ट्रबल शूटर इज मसाइल को हल करने वाला। लाइजान विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज, के जो बाहर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ लाइजॉन करना, उनके साथ राब्ता करना, ये भी लीडर की एक प्राइमरीली जॉब होती है। उसके लिए चैलेंजेस क्या क्या होते हैं लीडरशिप के अंदर? इश्यूज कौन कौन से आते हैं? इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा इशू आता है किसी भी लीडर के परफॉर्म करने में। इंफॉर्मेशन का हासिल करना और इंफॉर्मेशन के ऊपर कौन कौन से कट लगाना है, ये भी लीडर के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर, कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ बाहर से होते हैं जो कि प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं फॉर अ ग्रुप, फॉर अ लीडर। फिर कल्चर ऑफ द टीम, कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट करेगा कि लीडर कितनी आज़ादी से काम कर सकता है। एम्पावरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय से भी डिटरमिन होगा कि लीडर की परफॉर्मेंस कैसी है। मैनेजिंग पावर, असल में तो गेम सारी पावर की होती है, पावर एंड पॉलिटिक्स, तो उसको कैसे मैनेज करना है। डेवलपिंग ट्रस्ट, अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट कैसे डेवलप करता है इनटू द मैनेजमेंट, इनटू द लीडरशिप, और लीडिंग अक्रॉस कल्चर्स। डिफरेंट लोगों का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चूँकि डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, तो लीडर के लिए एक चैलेंज ये भी होता है कि उसने अपने ग्रुप की जो ये कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो डायमेंशंस ऐड हुई हैं, उनको कैसे लेके चलना है। लीडर जब भी एग्जीक्यूट करता है पावर इन अ टीम, तो उसमें उसको पावर को मैनेज भी करना होगा। और पावर होती क्या है? द राइट एंड कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस वर्क एक्शन ऑफ द डिसीजंस। अगर आप वर्क एक्शंस को और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी रखते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि आपके पास पावर है। टाइप्स क्या होती है? फर्स्ट इज लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट क्या होता है?
जायज़, कानूनी, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर लग गए। द पावर ऑफ अ लीडर दैट ही हैज़ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो मैनेजर है, इस पोजीशन की वजह से उसके पास जो पावर है वो उसकी लेजिटिमेट पावर है। उसके बाद कुरेसिव पावर। कुरेसिव पावर इज द पावर ऑफ अ लीडर कि वो पनिश कर सकता है, टू कंट्रोल कर सकता है। तो दिस इज कुरेसिव पावर। रिवार्ड पावर के पावर ऑफ अ लीडर टू गिव a reward for a positive action. This is reward power. Expert power, power that based on expertise, special skills and knowledge. और referent power क्या होती है? The power arises because of the person desirable resources and personal traits. इसके ऊपर काम करना है। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आप एंट्री लेवल पे होंगे, आपके पास लोग क्यों आएंगे? फॉर कंसल्टिंग, कि आपके पास रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए और आपके पास पर्सनल ट्रेट ऐसे होने चाहिए कि अगर आपके पास पोजीशन पावर नहीं भी है, रिवार्ड पावर नहीं भी है, एक्सपर्ट पावर नहीं भी है, लेजिटिमेट पावर नहीं भी है, तो आपके पास रेफरेंट पावर होनी चाहिए। रेफरेंट पावर इज जो आपकी पोजीशन की वजह से आपको नहीं मिली, जस्ट यू आर रिसोर्सफुल, और आपकी जो पर्सनल ट्रेड्स हैं उनकी वजह से लोग आपके पास आते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ी जो पावर होती है वो ये वाली होती है। अनदर इम्प्लीकेशन कोड भी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस बंदे को नहीं निकाला जा सकता, उसका फैसला इससे होगा कि अगर ये चला गया तो इसके काम कौन करेगा। आप ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी बन जाओ, और वो कैसे बनोगे कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए चाहिए, और आपके पर्सनल ट्रेड्स रेफरेंट पावर होनी चाहिए। ट्रस्ट कैसे डेवलप करता है कोई भी लीडर? through credibility and trust. Credibility is degree to which followers perceive someone as honest, competent and able to inspire. कि जब ये फॉलोअर समझे कि हमारा जो लीडर है वो ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, और इसके अंदर एबिलिटी है टू इंस्पायर अस। और ट्रस्ट क्या होता है? व्हाट इज ट्रस्ट? इट इज अ बिलीफ इन द इंटेग्रिटी, कैरेक्टर एंड एबिलिटी ऑफ द लीडर। ये बिलीफ होता है। ट्रस्ट इज अ बिलीफ, हकीकत में है या नहीं, हकीकत में वो इंटेग्रिटी रखता है, हकीकत में उसके पास करेक्टर है, हकीकत में उसके पास एबिलिटी टू लीड है या नहीं, ये इररेलेवेंट है। इट इज़ अ परसेप्शन, इट इज़ अ बिलीफ कि अगर फॉलोअर्स के अंदर है कि आपका जो लीडर है दैट इज ट्रस्ट वर्दी, इंटेग्रिटी है उसके अंदर, करेक्टर है। ट्रस्ट की डायमेंशन क्या होती है? ट्रस्ट के अंदर डायमेंशन क्या होगी? आपके अंदर इंटेग्रिटी होगी तो ट्रस्ट बनेगा, आपके अंदर कॉम्पिटेंस होगी तो ट्रस्ट डेवलप होगा, आपके बिहेवियर के अंदर कंसिस्टेंसी होगी तो टीम का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा, अगर आप लॉयल हैं टुवर्ड्स टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन तो ट्रस्ट डेवलप होगा, और अगर आप ओपन हैं फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर सजेशन, तो लोगों का ट्रस्ट बनेगा। एंड हाउ यू बिल्ड द ट्रस्ट? प्रैक्टिस ओपननेस, बी फेयर, स्पीक योर फीलिंग्स, टेल द ट्रूथ, show your consistency, fulfill your promises, maintain confidence and demonstrate competence। ये तमाम अगर आपके अंदर खूबियाँ होंगी, तमाम ट्रेड्स होंगे बीइंग अ लीडर, तो आप एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज के थ्रू जा रहे होंगे। और बीइंग अ लीडर, अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट वुड बी एम्पावरिंग एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है, जब बहुत बढ़ जाती हैं तो उनको एम्पावर करना पड़ता है। बहुत सारे फैसले हैं जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे उनको कराने पड़ते हैं। तो बीइंग अ लीडर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर भी करना होगा। आपने जो कल्चर्स के अंदर डिफरेंस होता है, इसकी वजह से जो चैलेंजेस अराइज होते हैं उनको भी मैनेज करना होगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग आएंगे वो डिफरेंट कल्चर से आ रहे होंगे, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले तमाम लोगों का जो कल्चर होता है वो सेम नहीं होता, पर्सनैलिटी सेम नहीं होती, वैल्यू सिस्टम सेम नहीं होता, इसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंसेस आते हैं। तो इन डिफरेंसेस को टेकन इनटू अकाउंट करके, कंसीडर करके आपको मैनेज करना होगा, और आपको इफ़ेक्टिव लीडर बनने के लिए इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर क्वालिफाई करना होगा, मास्टर करना होगा, और इन तमाम जो डिफरेंट कल्चर्स की वजह से लोगों की शख्सियत में डिफरेंसेस होते हैं, इनको अपनी जो मैनेजमेंट की फ़िलॉसफ़ी है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना होगा।